Assalamu alaikum and hello to all students. I hope you are doing fine. आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रेप्लिकेशन प्रोसेस। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी का आगाज़ एक सिंगल सेल यानी ज़ाइगोट से होता है और उसके बाद वो सेल जो है वो तकसीम होता है और ड्यूरिंग सेल डिवीज़न जब वो सेल तकसीम होता है तो उसमें क्रोमोसोम यानी डीएनए जो है उसे डबल करना होता है और ये जो डीएनए और क्रोमोसोम को डबल करना है इसे रेप्लिकेशन कहा जाता है। डीएनए रेप्लिकेशन जो है ये बहुत ज़रूरी है जिसमें तमाम जानदार अपने सेल डिवीज़न के दौरान, सेल डेवलपमेंट के दौरान, बाइनरी फिशन के दौरान या ग्रोथ के दौरान अपने सेल्स को जब नए बनाते हैं, नए सेल बनाने के लिए डीएनए की कॉपीज़ तैयार करनी होती हैं, क्रोमोसोम को डबल करने की ज़रूरत पड़ती है। वो सारा का सारा प्रोसेस डीएनए रेप्लिकेशन के ज़रिए होगा। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है जो हमारी बॉडी में हर वक्त होता रहता है। ख़ास तौर पर ग्रोथ के दिनों में, डेवलपमेंट के दिनों में तो ये बहुत ज़्यादा टेक्स प्लेस होता है। आइए इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। ये मेरे पास एक डीएनए की डबल स्ट्रैंड है। जैसा कि आप जानते हैं कि डीएनए डबल स्ट्रैंड पर मुश्तमिल होता है। इसको हम ऐसे पढ़ते हैं 5 प्राइम 3 प्राइम और उसकी दूसरी चेन जो है वो एंटी पैरेलल होती है जो कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम कहलाती है। जब डीएनए की रेप्लिकेशन करवानी होती है तो डीएनए के मॉलिक्यूल के ऊपर कुछ मखसूस जगहों पर डीएनए जो है उसके अंदर बबल्स बनते हैं जिन्हें रेप्लिकेशन बबल्स कहा जाता है। रेप्लिकेशन बबल वो जगह होती है जहाँ से डीएनए की रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। वहाँ पर मौजूद जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो ब्रेकअप हो जाते हैं, टूट जाते हैं और वहाँ पर ये जो ब्रेकिंग है वो दोनों तरफ जो है इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे रेप्लिकेशन बबल खुलते चले जाते हैं वैसे वैसे वहाँ पर एक नई स्ट्रैंड जो कि रेड कलर में आपको नज़र आ रही है वो न्यूक्लियोटाइड के जोड़ने के साथ सिंथेसाइज की जाती है और एक चेन जो है जो कि डीएनए की थी अब वो 2 डीएनए की चेनों में तब्दील हो जाती है। अब इस प्रोसेस को अच्छे तरीके से समझने के लिए मैंने क्या किया है कि इस हिस्से से डीएनए के जो मॉलिक्यूल था उसको बड़ा कर लिया है। अब ये आपके पास एक डीएनए का मॉलिक्यूल जो है वो नज़र आ रहा है। अब डीएनए का मॉलिक्यूल जो है उसकी रेप्लिकेशन करवाने के लिए सबसे पहले उसके पास एक एंजाइम आता है जिसका नाम है डीएनए हेलिकेस। डीएनए हेलिकेस क्या करता है कि जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होती है डीएनए के मॉलिक्यूल के दरमियान उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक कर देता है जिसके नतीजे में एक रेप्लिकेशन फोर्क बन जाती है। ये जो फोर्क है ये वी शेप होती है ऐसे और ये जो हिस्सा है इसे रेप्लिकेशन फोर्क कहते हैं। हम देखें ना यहाँ पर एक स्ट्रैंड ऐसे जा रही है, दूसरी स्ट्रैंड ऐसे जा रही है। तो ये जो रेप्लिकेशन फोर्क है ये यहाँ पर बन रही है और इसको काज कर रहा है एक एंजाइम जिसका नाम है डीएनए हेलिकेस। तो ये फोर्क जो है ये दोनों साइडों पर बनती है, इस साइड पर भी बनती है और इस साइड पर भी बनती है। अब ये जो डीएनए की चेन है ये उसकी 3 प्राइम और 5 प्राइम जो है डायरेक्शन है। इसकी एक चेन जो है ये ऊपर 5 प्राइम की तरफ है, 3 प्राइम की तरफ है और दूसरी जो है वो यहाँ पर 5 प्राइम की तरफ है। अब ये जो दोनों स्टैंड सेपरेट हो गई हैं इनकी जगह पर इनके सामने इनके कॉम्प्लीमेंट्री नए न्यूक्लियोटाइड जोड़कर इनके सामने नई चेन जो है वो बनाई जाएगी। डीएनए की रेप्लिकेशन करवाने के लिए बहुत सारे एंजाइम्स और प्रोटीन जो हैं वो हिस्सा लेते हैं जिनका रोल जो है वो हम बारी बारी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला मैंने आपको एंजाइम ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि डीएनए हेलिकेस डीएनए की चेन को खोलता है और उसके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक कर देता है ताकि दोनों स्ट्रैंड जो हैं वो अलग अलग हो जाएं। उसके बाद फिर डीएनए की रेप्लिकेशन करने वाला एंजाइम है जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज जो हैं ये 3 टाइप के होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2 और डीएनए पॉलीमरेज 3। डीएनए पॉलीमरेज 1 और 2 ये तो सपोर्टिंग रोल अदा करते हैं लेकिन जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है ये एक डाइमर है यानी 2 इसके मॉलिक्यूल के 2 पार्ट होते हैं और ये एक एंजाइम है जो कि डीएनए की रेप्लिकेशन कर सकता है और ये तकरीबन 1 लाख न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड के हिसाब से ये जोड़कर नए डीएनए की स्ट्रैंड जो है उसे बिल्ड कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम जो है रेप्लिकेशन को खुद से स्टार्ट नहीं कर सकता। जैसे बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अगर आपके पास आपने किसी सूट की सिलाई करनी हो, कपड़े की सिलाई करनी हो तो आपके पास एक मशीन है। आप ये नहीं कह सकते कि मशीन को कपड़ा दे दें और कहें कि लो मशीन इसको कपड़े को सिलाई कर दो, ऐसा नहीं हो सकता।
क्योंकि मशीन सी सकती है, कपड़े की सिलाई कर सकती है, लेकिन उसको पता नहीं है कि कपड़े की सिलाई कहाँ से करनी है, और हम उसको गाइड करते हैं और उसको बताते हैं यहाँ से सिलाई करनी है, तो मशीन जो है वो सिलाई कर देती है। इसी तरीके से डीएनए पॉलीमरेज 3 खुद तो न्यूक्लियोटाइड को ज्वाइन नहीं कर सकता, लेकिन हमें उसे गाइड करना पड़ता है। अब गाइड करने के लिए क्या करना होता है कि पहले एक और एंजाइम होता है जिसे प्राइमेज कहा जाता है, वो एक आरएनए प्राइमर 10 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का एक आरएनए का पीस तैयार करता है, जिसे आरएनए प्राइमर कहते हैं। ये जो आरएनए प्राइमर है ये ठीक उस जगह पर आकर लग जाता है जहाँ पर डीएनए की चेन ने रेप्लिकेट करना होता है। अब यूँ समझ लें कि ये डीएनए पॉलीमरेज 3 है, इसने रेप्लिकेशन करनी है। तो इसको रेप्लिकेशन करने के लिए पहले हमने बताया है एक छोटा सा टुकड़ा वहाँ पर आरएनए प्राइमर का अटैच किया है। ये जो एंजाइम है ये उस प्राइमर को डिटेक्ट कर लेता है और ठीक उस जगह पर आकर अटैच हो जाता है जहाँ पर आरएनए प्राइमर जो है वो मौजूद होता है। और उसके बाद फिर ये जो डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम है ये डीएनए की नई चेन जो है वो बनाना शुरू कर देता है। न्यूक्लियोटाइड लेता है, सेल के अंदर मौजूद होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं, और उसमें क्या होता है कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का मॉलिक्यूल होता है जिसे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में तब्दील किया जाता है, और उसके बाद उस न्यूक्लियोटाइड को डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो अटैच कर दिया जाता है। जैसे एडेनिन के सामने थायमीन आ जाएगा, गुआनिन के सामने साइटोसिन आ जाएगा। तो इस तरीके से ये जो है ग्रो करता चला जाएगा और डीएनए की नई चेन जो है वो बनाता चला जाएगा। क्योंकि ये जो नई चेन बन रही होती है ये क्योंकि टूवर्ड्स रेप्लिकेटिंग फोर्क की तरफ होती है, इसलिए इस स्टैंड को लीडिंग स्टैंड बोला जाता है और इसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होती। जस्ट डीएनए पॉलीमरेज 3 न्यूक्लियोटाइड पकड़ता है और उन्हें जोड़ता चला जाता है। शुरू में जब आरएनए प्राइमर लगा था तो आरएनए प्राइमर के जो आरएनए के न्यूक्लियोटाइड थे जैसे यूरेसिल वगैरह हैं, उनकी जगह पर थायमीन लगाकर उनको रिप्लेस करके दोबारा डीएनए में एक और एंजाइम की मदद से तब्दील कर दिया जाएगा। जैसे जैसे डीएनए की चेन जो है नई बन जाएगी उसको बाउंड कर दिया जाएगा और वो दोबारा डीएनए जो है वो लिपटना शुरू हो जाएगा और बाउंड होना शुरू हो जाएगा। इधर से डीएनए हेलिकेज थोड़ा सा और डीएनए खोलेगा और डीएनए पॉलीमरेज 3 और रेप्लिकेशन करके नई चेन जो है वो बनाना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से वेरी सिंपली जो है ये प्रोसेस होता है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आता। प्रॉब्लम ये है कि जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है वो हमेशा 5' टू, जैसे यहाँ आप रेड में देखें तो 5' टू 3' की तरफ रेप्लिकेशन होती है, लेकिन जो इसके अपोजिट चेन है इसमें ऐसा नहीं हो सकता। उसमें ऐसा इसलिए नहीं हो सकता कि जो अपोजिट चेन है वो 5' टू 3' की तरफ है, तो रेप्लिकेशन इस तरफ रेप्लिकेशन 4 की तरफ नहीं हो सकती, बल्कि रेप्लिकेशन 4 के अवे होगी, यानी 5' इधर है और 3' इधर की तरफ जो है वो रेप्लिकेशन होगी। अब क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है ये एक डाइमर मॉलिक्यूल है, इसके दो हिस्से होते हैं, तो एक हिस्सा ऊपर रेप्लिकेशन कर रहा होता है तो दूसरा हिस्सा नीचे जो है वो रेप्लिकेशन कर रहा होता है। ये जो हिस्सा है ये इधर रेप्लिकेट करता है, जबकि डीएनए पॉलीमरेज 3 का पार्ट जो है इधर रेप्लिकेट करता है। अगर ऐसा हो कि ये इधर रेप्लिकेट करे और ये इधर रेप्लिकेट करे तो मॉलिक्यूल स्प्लिट हो जाएगा, टूट जाएगा और रेप्लिकेशन का प्रोसेस रुक जाएगा। इसलिए ये जो स्टैंड है इसको थोड़े से डिफरेंट तरीके से रेप्लिकेट करवाया जाता है। उसके लिए क्या किया जाता है कि जहाँ पर शुरू में रेप्लिकेशन 4 बनती है तो यहाँ पर एक आरएनए प्राइमर सिंथेसाइज किया जाता है। आरएनए प्राइमर जब सिंथेसाइज हो जाता है तो वहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज 3 आकर अटैच हो जाता है और रेप्लिकेशन करता है। थोड़ी सी रेप्लिकेशन करने के बाद फिर वो यहाँ से पीछे की तरफ जंप कर जाता है। यहाँ पर फिर एक और प्राइमेज एंजाइम जो है डीएनए प्राइमर तैयार करता है और नया प्राइमर तैयार करता है, और उसके बाद फिर डीएनए पॉलीमरेज वहाँ पर आकर लग जाता है और डीएनए की एक छोटी सी स्ट्रैंड तैयार करता है। उसके बाद फिर ये जंप बैक नीचे कर जाता है, वहाँ पर प्राइमेज एक और आरएनए की चेन तैयार करता है, वहाँ पर पॉलीमरेज आकर अटैच होता है और डीएनए की थोड़ी सी चेन तैयार करके फिर वापस चला जाता है। क्योंकि इसका जो दूसरा पार्टनर है वो भी इधर जा रहा है रेप्लिकेशन 4 की तरफ, इसको भी इधर ही जाना होगा। ये जो रेप्लिकेशन 4 की तरफ जाने वाली स्ट्रैंड है ये तो आसानी के साथ लीडिंग स्ट्रैंड कहलाती है और ये आसानी के साथ सिंथेसाइज हो जाती है, लेकिन ये जो स्ट्रैंड है इसको डिसकंटिन्यूसली तैयार किया जाता है, यानी छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स की शक्ल में तैयार किया जाता है। इस स्ट्रैंड को लैगिंग स्ट्रैंड बोला जाता है क्योंकि रेप्लिकेशन हमेशा 5' टू 3' की तरफ हो जाती है। अब ये जो टुकड़े हैं छोटे छोटे, यहाँ पर टुकड़ा फिर टुकड़ा फिर टुकड़ा, ये छोटे छोटे टुकड़े हैं इन्हें ओकैज़की फ्रेगमेंट्स कहते हैं। ओकैज़की साइंटिस्ट है जापानीज़ जिसने इसको डिस्कवर किया था, उसी के नाम पर इनको रखा गया है ओकैज़की फ्रेगमेंट्स। लेटर जो है एक एंजाइम आता है जिसे डीएनए लाइगेज कहते हैं, वो इन टुकड़ों को आपस में जोड़ देता है
और इसके अलावा पॉलीमरेज एंजाइम 1 जो है वहाँ पर उसको सपोर्टिंग रोल अदा करता है और उसके साथ साथ जो आरएनए के पीसेस हैं उनको डीएनए के पीसेस में कन्वर्ट कर देता है और एक डीएनए की नई चेन जो है वो तैयार हो जाती है। और ये जो डीएनए की चेन होती है ये फिर दोबारा जो है वाउंड हो जाती है और एक नया डीएनए, तो एक डीएनए का मॉलिक्यूल इधर बनना शुरू हो जाता है और एक जो है वो इधर बनना शुरू हो जाता है। थोड़ा सा डीएनए और खोला जाएगा, उसके बाद हेलिकेज एंजाइम खोलेगा, उसके बाद फिर दोबारा ये दोनों एंजाइम जो हैं डीएनए पॉलीमरेज 3 और 1 और उसके साथ साथ जो है डीएनए लाइगेज ये मिलकर उसको दोबारा सिंथेसाइज करेंगे। ये प्रोसेस तो बहुत आसान है, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सकती है समझने में कि मैं फिर बता देता हूँ कि रेप्लिकेशन फोर्क से जो नई डीएनए की स्ट्रैंड होगी वो अवे बनेगी, इसे लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। और ये जो क्योंकि 5 प्राइम टू 3 प्राइम की तरफ बनेगी तो ये छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स की शक्ल में तैयार की जाएगी। पहला फ्रैगमेंट यहाँ पर बनेगा, फिर यहाँ पर बनेगा, फिर इस जगह पर बनेगा, फिर इस जगह पर बनेगा। इसके लिए एंजाइम जो है डीएनए पॉलीमरेज 3 पहले यहाँ से स्टार्ट करेगा, फिर जंप बैक करेगा, फिर जंप बैक करेगा, फिर जंप बैक करेगा। ये जो है इसको प्रॉब्लम नहीं है, ये ऐसे रेप्लिकेशन 4 की तरफ आता जाएगा और रेप्लिकेशन जो है वो करता चला जाएगा। अब इस पूरे प्रोसेस में जो एंजाइम हिस्सा लेते हैं उनके फंक्शन को देख लेते हैं। नंबर 1 डीएनए पॉलीमरेज 1 है, ये सपोर्टिंग रोल अदा करता है, उसमें आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करने में अदा करता है। डीएनए पॉलीमरेज 3 ये मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम है जो कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम की तरफ रेप्लिकेशन का प्रोसेस कर अंजाम देता है और न्यूक्लियोटाइड को जोड़कर नए डीएनए की चेन जो है सिंथेसाइज करता है। इसके अलावा प्राइमेज है जो कि आरएनए प्राइमर तैयार करता है। मैंने आपको बताया था कि आरएनए प्राइमर एक छोटा सा आरएनए का टुकड़ा होता है जो 10 न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल होता है। ये डीएनए पॉलीमरेज 3 को गाइड करने के लिए होता है कि रेप्लिकेशन कहाँ से स्टार्ट करनी है, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज 3 खुद से डीएनए रेप्लिकेशन नहीं कर सकता, तो उसको गाइड करना जो है वो ज़रूरी होता है। इसी तरीके से डीएनए लाइगेज है, ये ज्वाइन करता है डीएनए के छोटे छोटे टुकड़ों को जिन्हें वो कैज़की फ्रैगमेंट्स कहते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स की शक्ल में डीएनए तैयार होता है, उनको लेटर ऑन ज्वाइन करने के लिए डीएनए लाइगेज की हेल्प ली जाती है। इसी तरीके से आखिरी एंजाइम जो है वो डीएनए हेलिकेज है। डीएनए हेलिकेज जो है ये जो अनबाउंड चेन होती है डीएनए की, उसके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं न्यूक्लियोटाइड के दरमियान, एडेनिन और थायमीन के दरमियान, गुआनिन और साइटोसिन के दरमियान, उनको ब्रेक करता है, डीएनए की चेन को ओपन करता है ताकि उसके दोनों जो हैं वो पार्ट जो हैं वो रेप्लिकेट किए जा सके। तो इस तरीके से जब ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो एक डीएनए का मॉलिक्यूल 2 डीएनए के मॉलिक्यूल में तब्दील हो जाता है, या एक क्रोमोसोम जो है वो 2 क्रोमोसोम्स के अंदर तब्दील हो जाता है, जो कि रेप्लिकेशन का प्रोसेस है। अब इस पूरे प्रोसेस को मैं एक और अंदाज से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद आपको और ज़्यादा बेहतर तौर पर क्लियर हो जाए। ये मेरे पास एक डीएनए का मॉलिक्यूल है, ये उसकी चेन है 5 प्राइम 3 प्राइम, ये चेन है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। इसमें न्यूक्लियोटाइड लगे हुए हैं, फास्फेट ग्रुप एडेनिन, साइटोसिन, थायामीन, गुआनिन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायामीन, साथ उनके फास्फेट ग्रुप लगे हुए हैं। दोनों चेन जो हैं ओपन हो गई हैं। अब यहाँ पर देखें तो ये चेन ओपन हो गई है जिसने रेप्लिकेट करना है। यहाँ पर ये एंजाइम आपको मैंने डॉट्स लगाकर शो किया हुआ है, ये है डीएनए पॉलीमरेज 3 जो कि रेप्लिकेशन करेगा। रेप्लिकेशन करवाने के लिए न्यूक्लियोटाइड चाहिए। अब यहाँ पर देखें तो जो न्यूक्लियोटाइड है वो है जी यानी गुआनिन। गुआनिन के सामने कौन आएगा? साइटोसिन। अब साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड जो है वो अवेलेबल है, ये इसको साइटोडीन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। ये एक मॉलिक्यूल है जिसमें 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच हैं। ये एक उसके पास आएगा, उसके बाद इसके जो 2 फॉस्फेट ग्रुप हैं उन्हें उतार दिया जाएगा और इसको साइटोडीन मोनोफॉस्फेट में तब्दील कर दिया जाएगा। ये जो साइटोडीन मोनोफॉस्फेट है ये जी के सामने आकर अटैच हो जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज 3 आकर इसको बाइंड कर देगा। इस अमल को हम कहेंगे एक्सटेंशन हो गई है, यानी चेन जो है वो डीएनए की बन गई है और इस तरीके से न्यूक्लियोटाइड आते जाएंगे और मिलते जाएंगे और लंबी चेन जो है वो बनती चली जाएगी। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि तकरीबन हज़ारों लाखों न्यूक्लियोटाइड में से एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो गलती से गलत भी आकर लग जाता है। मिसाल के तौर पर अगला न्यूक्लियोटाइड जो है वो है एडेनिन। एडेनिन का जो कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड है वो है थायमीन, लेकिन अब साइटोसिन आ गया है, साइटोडीन ट्राइफॉस्फेट आ गया है। ये उसका कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, लेकिन ये उसके साथ अटैच हो जाता है, फास्फेट उतर जाते हैं। लेकिन ये एक्सटेंशन एरर है। ये जो एरर्स होती हैं ये आमतौर पर म्यूटेशन का बायस बनती हैं। अगर म्यूटेशन पॉजिटिव हो तो उससे एवोल्यूशन होती है,
अगर वो जो म्यूटेशन है वो नेगेटिव हो तो उससे जिसम में डिफरेंट किस्म की डिजीज़ जो हैं वो प्रोड्यूस हो सकती हैं। एनी हो, डीएनए की जो रेप्लिकेशन प्रोसेस है इसको प्रूफ रीड किया जाता है कि कहीं कोई गलती तो नहीं रह गई। अब ये क्योंकि गलत न्यूक्लियोटाइड जो है गलत जगह पर आकर अटैच हो गया है, एक्सटेंशन एरर हो गई है, लिहाजा इसकी प्रूफ रीडिंग की जाएगी। तो जब प्रूफ रीडिंग की जाती है, प्रूफ रीडिंग में क्या किया जाएगा कि ये जो साइटडीन मोनोफास्फेट का मॉलिक्यूल यहाँ पर आकर लगा था इसको हम उतार देंगे, और उतारने के बाद इसकी जगह पर करेक्ट जो असली न्यूक्लियोटाइड है वो जहाँ पे लगाएंगे, जो कि थायमिडीन ट्राईफास्फेट है। थायमिडीन ट्राईफास्फेट आएगा, इसके 2 फास्फेट ग्रुप उतार के इसको मोनोफास्फेट में तब्दील करेंगे, और ये जो थायमीन है ये एडेनिन के सामने आकर लग जाएगा और दोबारा एक्सटेंशन हो जाएगी। तो इस तरीके से डीएनए का मॉलिक्यूल अपने आप को रेप्लिकेट भी करता है, उसमें एरर्स हो जाए उसकी प्रूफ रीडिंग भी करता है, और इस तरीके से एक डीएनए का मॉलिक्यूल तब्दील होकर 2 डीएनए की चेन में तब्दील हो जाता है। तो बाकी ये प्रोसेस जो है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है। मज़ीद इसके ऊपर हायर लेवल के ऊपर मैं इंशाल्लाह किसी दिन लेक्चर दूंगा। ये बेसिक था जिसमें हम देखते हैं कि एक सेल जो है उसके जो क्रोमोसोम्स हैं उसका जो डीएनए है वो किस तरीके से रेप्लिकेट होकर 2 डीएनए में तब्दील होता है। आई होप कि ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप एनी टाइम मुझसे जो है वो इनबॉक्स में पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर समझ आ गया है प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।